चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पे उनके जीवन के 50 साल पूरे हो रहे थे और उन्होंने सभी को ही हमारा पानी कम ना जाए, वो हर रोज़ की रोज़ इसको रेगुलेट करते हुए रोज़ की रोज़ इंस्पेक्शन करते थे। और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार है, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, कोरोना काल में नौकरियां तो चली गई, लोगों को महंगाई ने मार दिया। आपके सामने है कि इस सरकार ने टैक्स और लाद दिए और किस प्रकार से पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लंबे संघर्ष और आंदोलनों से हरियाणा प्रदेश अलग से सूबा 1 नवंबर 1966 को लिया था और उसके बाद चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी के तौर से और हरियाणा प्रदेश के सतलुज जमुना लिंक नहर में से 35 लाख एकड़ पानी और हरियाणा प्रदेश को हिंदी भाषी क्षेत्रों के 107 गांव देने के निर्णय आए। और अभी जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने इस प्रकार का पंजाब की विधानसभा में इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है, ये तो माना कि हमारा बड़ा भाई है पंजाब और हम उसके छोटे भाई हैं, परंतु जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से हमारा और पंजाब का अलग अलग बंटवारा हुआ, पंजाब को 60% और हरियाणा प्रदेश को 40% भूभाग और संसाधनों में हिस्सेदारी दी गई थी। तब से लेकर के अनेकों बार आंदोलन हुए, अनेकों लड़ाइयाँ हुई और आप में से भी बहुत से साथी उसमें शरीक रहे हैं। जिस प्रकार से शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी केंद्र की सरकार की तरफ से अनेकों समझौते किए गए, अनेकों संधियां की गई, उन सब में हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को माना गया है। और ये तो हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जिसके पास अलग से अब हाई कोर्ट भी नहीं, अपना कोई सचिवालय भी नहीं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से लोगों ने लड़ाई लड़ कर के हरियाणा प्रदेश लिया था, राजधानी को भी कायम रखने के लिए चंडीगढ़ में अनेकों संघर्षों में अपना हिस्सा दिया और अनेकों आंदोलनों में भागीदारी की है। हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा के हकों की रखवाली करने में नाकामयाब रही है। वो अभी तक किसी प्रकार का स्टैंड हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं ले सके। जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और संघीय ढांचे पे भी चोट की है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत लंबे समय तक देश की सर्वोच्च न्यायालय में चला था और जब 15 जनवरी 2002 को फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया तो उसकी रिव्यू पिटीशन पंजाब ने डाली थी। फिर 6 जून 2004 को फिर फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया और फिर पंजाब की विधानसभा ने 2004 में सभी पानी के समझौते रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। वो भी एक संघीय ढांचे को चोट लगी थी। तो हरियाणा प्रदेश की सरकारों ने, लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये पूछा था, क्या कोई सूबा इस प्रकार से अलग से कोई रेजुलेशन पास कर सकता है या इस प्रकार से कानून मानने से इनकार कर सकता है या ऐसी संधियों को मानने से इनकार कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस में जब गए तो ये निर्णय दिया था कि कोई भी राज्य इस प्रकार से संघीय ढांचे में अलग से अपनी कानून नहीं बना सकता, रद्द नहीं कर सकता, किसी प्रकार की संधि से पीछे नहीं हट सकता, किसी समझौते से पीछे नहीं हट सकता और कोई भी इस प्रकार से हुए समझौतों को रद्द नहीं कर सकता। आज भी जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की सरकार है, तो इस सरकार को तुरंत से चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के अधिकारों की रखवाली करें। हरियाणा प्रदेश की सूखी ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें सतलुज जमुना लिंक नहर के
मामले को उठाना चाहिए और नहर जिस प्रकार से 95% कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिलवाना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और हमारी राजधानी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश के 107 गांव जो हिंदी स्पीकिंग शाह कमीशन की रिपोर्ट में दिए गए थे, वो देने के लिए भी लड़ाई तत्परता से लड़नी चाहिए, पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। आप सबको इस बात का खूब पता है कि किस प्रकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार है, कोरोना काल में नौकरियां तो चली गई, लोगों को महंगाई ने मार दिया। आपके सामने है कि इस सरकार ने टैक्स और लाद दिए और किस प्रकार से पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहे के दाम निरंतर बढ़ते चले गए और सरकार का कोई अंकुश नहीं किसी प्रकार का। और किस प्रकार से आज महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली की दरें बढ़ी हैं, टोल महंगे हो गए हैं, आज कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें सब महंगी हो गई हैं। और इसी प्रकार से खाद डीएपी 150 रुपये प्रति बैग के हिसाब से महंगा कर दिया है, एनपीके महंगा हुआ है और खाद, तेल, कपड़ा, जूते, रसोई का सामान सब महंगे हो गए। बेरोजगारी में हरियाणा प्रथम स्थान पे आया है। आज जितने भी एचपीएससी के रिजल्ट आ रहे हैं या एचएसएससी के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी नौकरी में ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। उनके रिजल्ट तो निकाल देते हैं पर नौकरी ज्वाइन करने पे तरह तरह की अड़चनें लगाई जा रही हैं। एचपीएससी या एचएसएससी घोटालों के सेंटर बन गए हैं, वहाँ पे 3-3 करोड़ रुपये मिलते हैं। किस प्रकार से पेपर लीक घोटाला होता है, रजिस्ट्री घोटाला होता है, रजिस्ट्री घोटाले में 84,000 अनियमितताएँ पाई गई हैं। धान घोटाला होता है, आपके सामने ही तो है। कहीं सफाई घोटाला होता है। आज पंचायती राज के और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पंचायती राज के सारे फंडों को, सारी स्थानीय निकाय के, म्यूनसिपल, नगर परिषद, जितनी भी हैं नगर पालिकाएँ हैं, सब के लूटा जा रहा है, लूट मची हुई है। और आपके सामने है, जो लोग कहते हैं शिक्षा के ऊपर हमारा बड़ा जोर है, हमारा अगर देखेंगे विश्वविद्यालयों की रैंकिंग गिरी है। आज हरियाणा प्रदेश में 38,000 अध्यापकों के पद खाली हैं और 4400 पद सहायक प्रोफेसरों के खाली हैं कॉलेजेस में। आज जिस प्रकार से रैंकिंग गिर रही है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है और कोरोना काल में 2 वर्ष से कोई पढ़ाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज शिक्षा का स्तर में जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही हैं, गिरता ही जा रहा है। और इसे संभालने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाए हैं। और जहां अनेकों घपले और घोटाले हुए, शराब का घोटाला हुआ, आपके सामने उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे नरेगा के घोटाले हो रहे हैं, रोज़ की रोज़ पंचायतों के फंड को निकाला जा रहा है और घोटाले किए जा रहे हैं। अवैध खनन का घोटाला हरियाणा प्रदेश में हुआ, डाडम का पहाड़ ही गिर गया और 4 लोग मर गए, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसान आज दुखी हैं और सरकार से हर वर्ग दुखी है। किसानों को समय पर डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला और कोरोना काल में किसी को दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। आज त्राही त्राही हर हरियाणवी कर रहा है। आज किसानों की फसल पीछे अत्यधिक बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी और बारिश होने की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किलाद के इलाके में आप सब जानते होंगे, जितने भी गांव, बाड़ू, बड़सीकरी, सोंगरी, गुलाना, किठाना, खारक, रामगढ़, यहाँ को कपास की फसल बर्बाद हो गई थी। और आज धरना, आज एक तहसील में आज 18-19 दिन से तालाबंदी की हुई है किसानों ने। आज खटकर टोल पे भी इसी प्रकार से लोग धरने पे बैठे हैं और हमारे यहाँ भी किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश आ रहा है और हरियाणा प्रदेश में लूट बिछी हुई है कि आप देखेंगे रोज़ की रोज़ अखबारों में भर के आता है कि कंडी टाउन प्लानिंग का चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के में, अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से लूट मिची है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए, अवैध काटने के लिए वहाँ का डीटीपी करोड़ों रुपये हजम कर गया और वहाँ किसी को पता ही नहीं लगा हो। तो ये लगता नहीं कि सब लोग इसमें संलिप्त हैं। आज छोटे से अधिकारी से लेकर के मंत्री तक इस काम में लगे हुए हैं, लूट मचाने में लगे हुए हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी अपने अखबारों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाएं।
पानी कहीं पे कम ना मिल जाए। जब हमारा मेंबर सेक्रेटरी होते थे तो वो अपने अधिकारों के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ते थे और वहाँ मौके पे देखते थे कि कहीं हमारा पानी कम ना जाए। वो हर रोज़ की रोज़ इसको रेगुलेट करते हुए रोज़ की रोज़ इंस्पेक्शन करते थे। और इसी प्रकार से पंजाब का जो मेंबर सेक्रेटरी होता था वो मेंबर जा कर के रोज़ ये देखता था कि कहीं पंजाब के अधिकारों पर कोई डाका तो ना पड़ जाए। आज दोनों के दोनों हटा करके केंद्र ने ये कर दिया कि केंद्र से ही नियुक्ति होगी और चेयरमैन हमेशा केंद्र से नियुक्त होता था, परंतु हमारे दोनों सूबों का राइट इसमें ख़त्म कर दिया गया बीबीएमबी में। और हमारा मेंबर रहना बहुत निहायत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर ही रहने से हमारी रखवाड़ी अधिकारों की होती थी। नई पारी की शुरुआत कब करी हुई थी? पता चला कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं बाद में? ये तो बहुत कयास लगाए गए पहले भी। नहीं, अब जाना अभी चाहते राजनीतिक तौर से कोई मैंने निर्णय नहीं लिया और जब कभी ऐसा मौका आएगा तो राजनीतिक निर्णय लेने की बात आएगी वो भी आपको बुला लूँगा। हमारे साहब अशोक तंवर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये उनका अपना मसला है, वो किस में जाएं किस और में आपके ना तो जाएं। खास मित्र हैं क्योंकि इलाहाबाद में आपने समर्थन करवाया था अभय सिंह चौटाला ने, मुझे याद है। उन्हें अपना आप ही किया था, वो बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने उस वक़्त में अभय सिंह चौटाला ने काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा की विधानसभा से त्यागपत्र दिया था और किसानों के उस संघर्ष में जो लगभग 380 दिन चला उसमें उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दे के रखा और उसी लिए इस्तीफ़ा दिया था और इलेक्शन भी उपचुनाव इसलिए हुआ था। उसमें तो मोहर लगनी थी किसान जीतेगा। अभय सिंह का इलेक्शन नहीं था, वो किसानों का ही इलेक्शन था। क्या किसानों का वो आंदोलन जिसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो सही था या गलत था? अभय सिंह के लिए समर्थन अशोक तंवर जी ने जो दिया था उन्होंने अपने विवेक से दिया था और समय की मांग के मुताबिक दिया गया। आम आदमी पार्टी में कूदने वालों का सैलाब सा आया हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में विकल्प बनकर आएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में चुनाव के बाद काफ़ी माहौल सा बन गया हरियाणा में। जहाँ तक नया नया मामला है और पड़ोस में सरकार बनी है, ऐसी आपकी बात जो राय है वो मैं दुरुस्त मानता हूँ कि समय के साथ वो कितना परफॉर्म कर सकेंगे कि पंजाब में जो वायदे किए गए उन्हें निभाने का समय है। और मैं समझता हूँ इन विवादों में ना पड़ करके हरियाणा और पंजाब के मुद्दों को ना उछाल करके, क्योंकि ये बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये लगातार इनमें बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत संघर्ष हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं। इनकी तरफ ना जा करके वो जनता से पंजाब की से जो वायदे उन्होंने किए हैं उन्हें निभाने पे जोर रखना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के मंच पर जो नेता जुटे थे क्या वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पे उनके जीवन के 50 साल पूरे हो रहे थे और उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था और हम उसी के लिए गए थे। वहाँ पे नए मोर्चे के लिए तो अभय सिंह ने तो प्रस्ताव रखा था, बाकियों ने तो उनको बधाई ही दी थी कि आपने अपने ज़िंदगी के 50 बरस अच्छे ढंग से बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आप पे धब्बा लगे आपने राजनीतिक जीवन पूरा किया, इसके लिए बधाई देने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। इनेलो से आपका पुराना काफ़ी रिश्ता रहा है। दाऊद देवीलाल जयंती आपने हर बार मनाई है, इस बार भी 6 तारीख को मनाया जाए, क्या चौधरी आपका? देवीलाल एक बहुत युग पुरुष थे। उनके द्वारा किए गए कामों की अगर चर्चा करूंगा तो आप कहोगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं को समर्पित हो गई। आप अगर छोटे से साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रैक्टर से लेकर के 6 एकड़ का माड़िया पाप करना, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान करना, और सबसे बड़ा काम चौधरी देवीलाल का मैं ये मानता हूँ और आप भी मानेंगे कि जो बुढ़ापा पेंशन वो करके गए, आज जो 2500 रुपये मिलती है और लगभग 27 लाख लोगों को मिलती है, ये एक बहुत बड़ी उनकी समाज में अहम भूमिका रही है और सदा रहेगी। और 6 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, उसको भी हम मनाएंगे। जी आप किसान आंदोलन में आपने बीजेपी
समय के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय आदमी से न जाने क्या क्या करवा दे। मेरे जैसे को भी पता नहीं लोकदल से किनारा करना पड़ा, जबकि मेरी आत्मा तो नहीं मान रही थी। परंतु आने वाले समय के बारे में क्या कहा जा सकता है, संभावना से तो इनकार नहीं करा जाता। राजनीति में हर बात संभव है, परंतु अभी मेरा कोई किसी प्रकार का फैसला निकट भविष्य में नज़दीक से नहीं है। मैं अभी अपने साथियों को टटोल रहा हूँ, गांव-गांव में जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। मीटिंग में आज क्या फीडबैक सर मिलता है कार्यकर्ताओं को चुनाव में? कार्यकर्ताओं में जो मेरे प्रति उनके आदर भाव रहे हैं, मेरे से जुड़े रहे हैं, वो लगभग इसी प्रकार से मेरे साथ हैं। और जब समय आएगा कि आप देखना भी चाहेंगे तो वो दृश्य मेरे राजनीतिक तौर से यूँ सोच लो कि कोई बड़ी मीटिंग, कोई जलसा जब मैं करता था तो आप लोग भी सारे के सारे देखते थे। उसके बाद तो मुझे कोई नज़र नहीं आई, कोई मीटिंग, जलसा, रैली। उन्हें तो किसी मैरिज प्लेस में भी करके कह देते हैं रैली होगी। रैलियों के मायने बदल गए हैं। रैलियां तो वही होती थी। से पूर्व विधायक आज भी मेरे संपर्क में, मेरे साथी हैं। वो मेरे पास आते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, हम राजनीतिक चर्चाएं भी करते हैं। क्योंकि मैं कोई और व्यापार तो मैंने ज़िंदगी में किया नहीं, मैंने तो राजनीति की है। और राजनीति की वजह से तो सभी दलों के नेता लोग मेरे से विचार विमर्श करते रहते हैं और मैं भी उनके संपर्क में। ठीक है।